नमस्कार दोस्तों, यूसीसी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम यहाँ संविधान के एमसीक्यू बेस की शुरुआत कर रहे हैं और जिनमें अपना पहला टॉपिक आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसके साथ अनुसूचियां। मात्र 5 क्वेश्चन से अपन कंप्लीट प्रस्तावना की यहाँ चर्चा करेंगे और अपने 4 से 5 क्वेश्चंस अनुसूचियों के रहेंगे जिनसे अपन संपूर्ण टॉपिक का यहाँ निचोड़ देखेंगे एमसीक्यूज के साथ। और यहाँ से पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है यहाँ, और ये क्वेश्चंस आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को, भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। यहाँ आर्थिक न्याय की बात की गई है, तो संविधान के कौन से भाग में आर्थिक न्याय के बारे में यहाँ बात हुई है, जिनमें ऑप्शन है पहला कि प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, प्रस्तावना और नीति निदेशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत। अगर यहां से अपन बात करें तो एक तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के अंदर दोस्तों 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख, और ये जो 3 प्रकार के यहाँ न्याय है उनमें एक बताया गया है सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, और तीसरा जो बताया गया है यहाँ राजनीतिक न्याय। तीसरा जो बताया गया है वो राजनीतिक न्याय बताया गया है। तो एक तो यहाँ देखो आर्थिक जो न्याय है, इस आर्थिक न्याय की चर्चा एक तो आपको दोस्तों हुई है कहाँ, प्रस्तावना के अंदर। इनके अलावा अगर आप एक संविधान का अनुच्छेद पढ़ते हो दोस्तों 38, संविधान के अनुच्छेद 38 के अंदर लिखा हुआ है कि राज्य एक लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करे। अनुच्छेद जो आपका 38 है, जो अनुच्छेद 38 लिखा हुआ है कि राज्य लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करे, और यहां बताया गया कि राज्य जो लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करेगा, अर्थात राज्य जो है वो एक समाज के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 38 इसमें भी यही कहा है कि राज्य जो है वो समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करे, ऐसा प्रयास करेगा। समाज के हर एक नागरिक को वहां सामाजिक न्याय प्राप्त हो, हर एक नागरिक को आर्थिक न्याय प्राप्त हो, और हर एक नागरिक को राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। जब ऐसा न्याय प्राप्त होगा तभी एक लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना होगी। दोस्तों इसकी चर्चा अनुच्छेद 38 में की गई है, और अनुच्छेद जो 38 है, ये अनुच्छेद 38 आपका संविधान के भाग 4 नीति निदेशक तत्व में शामिल है। भाई संविधान का जो आपका भाग 4 है, इस भाग 4 के अंदर जो आपका बताया गया है नीति निदेशक तत्व, और भाग 4 नीति निदेशक तत्व का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। तो इन्हीं के बीच आपका अनुच्छेद 38 है। तो इस क्वेश्चन का अपना जो आर्थिक न्याय की बात की गई है, तो यहाँ से एक तो प्रस्तावना मौलिक अधिकार नहीं है, प्रस्तावना और नीति निदेशक तत्व है। तो इसका उत्तर दोस्तों रहेगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, कि प्रस्तावना और नीति निदेशक तत्व इसमें रहेगा। इससे आगे अपन चर्चा करें, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, और बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। अगले क्वेश्चंस की बात करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में शामिल नहीं है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है और ईओ आरओ एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखो यहां से आपको स्वतंत्रता, न्याय और समानता, बंधुता, दोस्तों यहां से आपको ऐसा लग रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर तो ये चारों ही शब्द इंक्लूड है कि स्वतंत्रता भी है, न्याय भी है, समानता भी है और बंधुता भी है। चारों ही शब्द आपको ऐसे लग रहे होंगे कि चारों ही शब्द है। यहां से देखो मैं इनकी चर्चा करूं, भारतीय जो संविधान है, इसे भारतीय संविधान की दोस्तों पर बात करें तो भारतीय संविधान के अंदर सबसे पहला पॉइंट तो देखो बताया गया है क्या, भारतीय संविधान का प्रथम वाक्यांश। और जो प्रथम वाक्यांश जो बताया गया है प्रस्तावना का, वो प्रथम वाक्यांश क्या बताया गया है, हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रथम जो वाक्यांश है वो है हम भारत के लोग। और जो हम भारत के लोग शब्द से जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है, इसका अर्थ ये निकलता है कि भारतीय संविधान के अंदर जो शासन है वो लोगों में निहित है। भारतीय संविधान के अंदर जो शासन है वो लोगों में निहित है, लोगों में निहित है। भारतीय जनता के अंदर शासन की शक्ति निहित है। और संपूर्ण भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, संपूर्ण प्रस्तावना में जो भारत है, इस भारत शब्द का भी जिक्र दोस्तों 2 बार किया गया है। इससे अगला जो स्टेप अपना चलता है प्रस्तावना में, वो अगला स्टेप दोस्तों यहां से क्या चलता है, प्रस्तावना के अंदर राज्य की प्रकृति। अगला स्टेप है प्रस्तावना में राज्य की प्रकृति, या फिर आप कह सकते हो राज्य की विशेषता। अगर दोस्तों यहां से विशेषताओं की बात करें ना, तो आज वर्तमान के अंदर प्रस्तावना में राज्य की 5 विशेषताओं की बात की गई है। और ये जो 5 विशेषता की बात यहां से हुई है, इनकी देखो मैं बात करूं तो यहां दोस्तों सबसे पहली जो विशेषता है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरी जो विशेषता है बच्चों समाजवाद, दूसरी समाजवाद है। तीसरी जो विशेषता है वो है पंथ निरपेक्षता। और चौथी विशेषता लोकतंत्र। और जो पांचवी जो विशेषता है वो आप यहां बताते हो गणतंत्रात्मक, मतलब गणतंत्र। गणतंत्रात्मक मतलब गणतंत्र। अभी यहां ये 5 जो विशेषता आपको बताई गई है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राज्य की जो प्रकृति है, वो राज्य की प्रकृति बच्चों ये 5 प्रकार की प्रकृति है। और इनका देखो क्वेश्चंस क्या बनता है, इनका क्वेश्चंस तो एक तो ये बनता है कि आज तक जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसमें मात्र एक बार संशोधन हुआ है, मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है। और वो संशोधन हुआ था 42वां संशोधन 1976। इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी के समय यह संशोधन हुआ। और इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जुड़े थे। और ये 3 जो नए शब्द जुड़े वो शब्द थे, एक तो समाजवाद, एक आपका पंथ निरपेक्षता, और एक आपका शब्द जुड़ा था दोस्तों अखंडता। एक आपका शब्द कौन सा जुड़ा, अखंडता शब्द जुड़ा। ये 3 शब्द यहां से जुड़े थे। तो यहां देखो ये जो 3 शब्द थे, इन 3 के अंदर दोस्तों 2 शब्द यहां इंक्लूड है। इसका मतलब समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ये मूल संविधान के अंदर इंक्लूड नहीं थे। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए
कि मूल प्रस्तावना के अंदर राज्य की प्रकृति या विशेषता कितने प्रकार की थी। तो जहां मूल संविधान की अगर बात कर ले तो मूल संविधान के अंदर आप कितना बताओगे, 3 बताओगे। और उन 3 का क्रम क्या हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्र और गणराज्य। तो ये जो जुड़ी है वो इस 42वें संशोधन से जुड़ी है। इस प्रकार वर्तमान की बात करें तो ये 5 प्रकृति और 5 शब्दों को आप याद भी रखोगे, इनका क्वेश्चन भी बनता है, इनके शब्दों का क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों। और इनको आप याद ही रखोगे, रटना ही पड़ेगा कि पहली प्रकृति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरी समाजवाद, तीसरी पंथ निरपेक्ष, चौथी लोकतंत्र, पांचवी गणतंत्र। अब अगर कई बार माइंड में ऐसा याद हो जाता है कि चलो लास्ट के अंदर 5 नंबर पे गणतंत्र है, भाई याद हो गया 5 नंबर पे गणतंत्र है। और गणतंत्र से जस्ट पहले क्या है, आपको याद हो गया गणतंत्र से जस्ट पहले क्या था, लोकतंत्र था। तो अगर इनका कभी ऐसा क्वेश्चन आए शब्दों के सही क्रम का, तो माइंड में ये देखोगे सबके लास्ट में तो गणतंत्र होना चाहिए, सबके लास्ट में तो गणतंत्र होना चाहिए, और सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए। अगर आपने हर ऑप्शन का ये चेक किया तो आप 1-2 ऑप्शन तो वैसे डिलीट कर दोगे, किसी के लास्ट में गणतंत्र नहीं मिलेगा, और किसी के लास्ट में गणतंत्र मिलेगा तो किसी के प्रारंभ में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं मिलेगा। आपको ये जानकारी अगर है कि सबके लास्ट में गणतंत्र है, फिर याद हो गया गणतंत्र से जस्ट पहले कौन बैठा हुआ है, लोकतंत्र बैठा हुआ है। और शुरुआती शब्द भी याद हो गया कि सबसे बड़ा शब्द था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और ये भी सही से स्टार्ट है, और इसके जस्ट बाद अगला शब्द भी समाजवाद सही से स्टार्ट है। इतना याद हो गया तो बीच में अपने आप ही आपका कौन बच जाएगा, पंथ निरपेक्ष। तो प्रस्तावना का पहला स्टेप आपने ये पढ़ा था, और दूसरा स्टेप ये है। अब प्रस्तावना के अंदर जो इससे अगला स्टेप आता है बच्चों, वो अगला स्टेप आता है प्रस्तावना के अंदर न्याय। और प्रस्तावना के अंदर जो न्याय बताए गए हैं, ये न्याय कितने प्रकार के हैं दोस्तों, ये न्याय 3 प्रकार के हैं। और ये न्याय जो 3 प्रकार के बताए गए हैं, ये न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय हैं। इन 3 प्रकार के न्याय को भी आपको क्रम से याद करना है। और सीधी सी देखो, आप अपने देसी अंदाज में इनको याद कर सकते हो, क्योंकि इनका भी कई बार क्रम पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। तो आप कह सकते हो इस समाज की जो आर्थिक स्थिति है वो राजनीति खराब करती है। अपना जो समाज है और अपने समाज की जो आर्थिक स्थिति है, वो समाज की आर्थिक स्थिति खराब कौन करती है, राजनीति। बस ऐसा याद रखो, समाज की आर्थिक स्थिति राजनीति खराब करती है। तो ये 3 प्रकार के तो है न्याय। न्याय से अगला जो स्टेप है प्रस्तावना में वो दोस्तों आता है स्वतंत्रता। 3 प्रकार की न्याय है। फिर स्वतंत्रता की बात हुई है। तो स्वतंत्रता यहाँ कितने प्रकार की है दोस्तों, स्वतंत्रता 5 प्रकार की बताई गई है। प्रस्तावना के अंदर स्वतंत्रता के कितने प्रकार बताए, स्वतंत्रता के 5 प्रकार बताए हैं प्रस्तावना में। और ये 5 प्रकार जो बताए हैं, वो देखो 5 प्रकार कौन कौन से हैं। 5 प्रकार यहां से है। एक तो आपका है विचार, एक तो आपका क्या है, विचार। चलो अगला पेज ले लेते हैं, इससे आगे पढ़। यहां से जो स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता भी कितने प्रकार की बताई है, 5 प्रकार की बताई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता में दोस्तों पहली प्रकार की जो स्वतंत्रता है, पहली स्वतंत्रता वो है विचार। दूसरी स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरी स्वतंत्रता है विश्वास, और चौथी स्वतंत्रता है धर्म, और 5वीं स्वतंत्रता है उपासना। 5वीं है उपासना। तो ये स्वतंत्रता आपने न्याय 3 प्रकार के पढ़े थे अभी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक।
वैसे ही आपके 5 प्रकार की ये क्या बताई है, स्वतंत्रता। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता में सबसे पहले विचार, दूसरी अभिव्यक्ति, तीसरी विश्वास, चौथी धर्म और पांचवी उपासना। पांचवी क्या है, उपासना है। ये भी आपको देखो कर्म से याद होनी चाहिए। इनका कर्म याद करने के लिए आप क्या याद रखोगे, इनका कर्म याद रखने के लिए आप याद रखोगे कि सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया, बोला सबसे पहले विचार आया। बोला विचार आया, तुरंत आपने विचार को क्या किया, अभिव्यक्त कर दिया लोगों के सामने। अभिव्यक्त किया तो लोगों ने आपके विचार पर क्या किया, विश्वास किया। और विश्वास किया तो फिर वो क्या बन गया, धर्म बन गया। और धर्म बन गया तो लोग उसकी क्या करने लगे, उपासना करने लगे। तो आपके दिमाग में सबसे पहले विचार आया, विचार को आपने अभिव्यक्त किया, लोगों ने आपके विश्वास किया, विश्वास किया तो वो धर्म बना, और धर्म बना तो लोग उसकी क्या करने लगे, उपासना करने लगे, मतलब पूजा करने लगे। तो ये आपकी स्वतंत्रता थी 5 प्रकार की। और स्वतंत्रता से अगला जो बिंदु आता है दोस्तों यहाँ, वो प्रस्तावना में स्वतंत्रता के बाद में जो अगला बात बताई गई है, वो बताई गई है समता। क्या बताई गई है, समता। और ये समता जो दोस्तों बताई है, ये समता आपको बताई गई है कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। और समता 2 प्रकार की बताई है, उसमें पहली तो बताई है कौन सी, प्रतिष्ठा। और फिर दूसरी यहां बताई है अवसर। प्रतिष्ठा और दूसरी बताई है क्या, अवसर। समाज में अगर आप अच्छी प्रतिष्ठा बनाओगे तभी समाज आपको आगे क्या दे सकता है, अवसर। ऐसा याद कर सकते हो कि समाज में अच्छी प्रतिष्ठा बनाओगे तभी समाज क्या देगा, अवसर देगा। ऐसा याद करने के लिए आप याद कर सकते हो इसे। तो ये 2 प्रकार की समता है। अब देखो यहां जो क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द शामिल नहीं है। दोस्तों हमने न्याय भी पढ़ा, स्वतंत्रता पढ़ी, और बंधुता शब्द भी दिया गया है आगे। भाईचारा, भ्रातृत्व की भावना विकसित हो हर व्यक्ति के अंदर, ऐसा बंधुत्व शब्द भी यूज हुआ है। लेकिन यहाँ जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा, वो होगा समानता। क्योंकि दोस्तों प्रस्तावना के अंदर समानता शब्द का यूज नहीं हुआ, प्रस्तावना के अंदर क्या यूज हुआ है, सम। आप पढ़ने के लिए ऐसा भी पढ़ते हैं कई जगह की समानता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर। लेकिन वो पर्टिकुलर प्रस्तावना हमें के अंदर समानता शब्द नहीं है, वो कौन सा शब्द है, समता शब्द है। इसलिए यहां से उत्तर समानता इसका उत्तर रहेगा। तो समता, ये 2 प्रकार की समता थी आपकी। अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं आगे। अब देखो वैसा ही क्वेश्चन आ गया आपके पास, शब्दों का सही क्रम। उद्देशिका में वर्णित शब्दों का ये सही क्रम पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट शब्द और लास्ट शब्द की ओर ध्यान देना है। सबसे पहले फर्स्ट शब्द और लास्ट शब्द की ओर ध्यान दोगे। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना के अंदर सबसे पहला पॉइंट है, शुरुआत में प्रथम वाक्यांश है। उसके बाद में राज्य की 5 प्रकार की विशेषता। 5 प्रकार की विशेषता या प्रकृति में आपने कहा कि सबके लास्ट में गणतंत्र था, उस गणतंत्र से जस्ट पहले लोकतंत्र बैठा हुआ है। आपको याद हो गया कि शुरुआत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से है, और दूसरा भी सही ही समाजवाद था, और फिर मध्य के अंदर पंथ निरपेक्ष था। उसके जस्ट बाद में न्याय की शुरुआत होती है। आपको याद हुआ न्याय 3 प्रकार का था। बोला समाज की आर्थिक स्थिति राजनीति खराब करती है। फिर अगला पॉइंट याद हुआ आपको, स्वतंत्रता। बोला स्वतंत्रता 5 प्रकार की थी। बोला सबसे पहले माइंड में विचार आया, आपने अभिव्यक्त किया, लोगों ने विश्वास किया, वो एक धर्म बन गया, उसकी पूजा होने लगी। और उसके बाद में आपको समता 2 प्रकार की याद हुई। बोला पहले समाज में प्रतिष्ठा बनाओगे, फिर लोग आपको अवसर देंगे। तो प्रतिष्ठा और अवसर, ये 2 प्रकार की समता है। अब यहां से जो क्वेश्चन देखो सही क्रम का किया गया है, तो यहां से यहां तक का मामला तो है सब में समान, तो इनको तो देखने की आवश्यकता है नहीं। और क्वेश्चन को करने के तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले इधर वाले शब्द को चेक करना है। बोला सब में समान है, यहां से यहां तक सब में समान है। बोला इधर वाले शब्दों में पहले शब्द को उठाओ। बोला पंथ निरपेक्ष, न्याय, स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्ष।
बोला यहाँ से पंथ निरपेक्ष पहले आया है, तो इसका मतलब पंथ निरपेक्ष तो राज्य की प्रकृति में है, तीसरी विशेषता है। उसके जस्ट बाद में न्याय है और न्याय के बाद में स्वतंत्रता है। इसका मतलब इन दोनों के अंदर अपने को आगे चेक करना है। भाई पंथ निरपेक्ष प्रकृति हो गई, उसके बाद में न्याय हो गया और न्याय के बाद में स्वतंत्रता। बिल्कुल सही है। पंथ निरपेक्ष, यहाँ देखो स्वतंत्रता पहले दे दिया, न्याय पहले आएगा, तो ये गलत हो गया यहाँ से। और न्याय के बाद में ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये भी वैसे गलत हो गया। तो यहाँ से देखो आपको बहुत जल्दी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो, बहुत जल्द ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो यहाँ से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा पंथ निरपेक्ष, फिर न्याय, फिर स्वतंत्रता और फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता। देखो एकता ये मूल संविधान का शब्द है, ये मूल संविधान का, जबकि अखंडता अभी हमने बात की कि 42वां संशोधन 1976 के अंदर ये जोड़ा गया था, एकता और अखंडता। देखो एकता का मतलब है भौतिक एकता है। एकता जो है इसका भौतिक मतलब भारत के इतना विभिन्नता वाला देश है, फिर भी भारत के अंदर एकता है, विभिन्नता में एकता है। कन्याकुमारी से लेके अगर आगे जम्मू कश्मीर तक की बात करें तो भारत में ये विभिन्नताओं में क्या हुई है? एकता। लेकिन यहाँ जो अखंडता शब्द जोड़ा है, ये अखंडता शब्द जो 42वें संशोधन 76 के अनुसार जोड़ा इंदिरा गांधी की सरकार में, तो इस अखंडता शब्द को जोड़ने से तात्पर्य ये था कि भारत के लोगों में विचारों की एकता होनी चाहिए, विचारों के अंदर भी लोगों में एकता होनी चाहिए। ये इस अखंडता शब्द का अर्थ ये निकलता है। तो इसका मतलब विचारों की एकता है और ये राष्ट्र की एकता, ये आप एक भौतिक एकता से बात कर सकते हो, धरातलीय एकता से बात कर सकते हो भारत के अंदर। तो यहां से अगले क्वेश्चंस की अपन चर्चा करें। अगला क्वेश्चन फिर वैसा ही है कि उद्देशिका में वर्णित शब्दों का फिर वही देखो सही अनुक्रम बताए, सही क्रम वाला शब्द आ गया। तो मैंने कहा सही क्रम के अंदर आपको सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट शब्द की ओर बात करनी है। तो लास्ट शब्द की ओर बात करो, देखो यहाँ पर न्याय है, तो न्याय का तो वैसे सबसे पहले यूज हुआ है, इसको डिलीट कर दो, ये ऑप्शन डिलीट हो गया। यहाँ तीनों कॉमन है, बंधुता, इधर की तरफ आ जाओ, यहाँ बंधुता पहले दे रखा है मतलब गलत है। इसमें न्याय, इसमें देखो समता पहले, ये भी गलत हो गया। इसमें न्याय, इसमें स्वतंत्रता पहले, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ देखो शुरुआत पहले न्याय 3 प्रकार के जो न्याय है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समता 2 प्रकार की और फिर बंधुत्व। तो यहाँ से उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत इजी है, मात्र आप 5 सेकंड के 10 सेकंड के अंदर उत्तर कर सकते हो, केवल आगे और पीछे की तरफ ध्यान दो बस, फिर डायरेक्ट उत्तर कर सको। बीच वाले को आपको इतना पढ़ना जरूरी नहीं है। तो ये बहुत जल्द एक क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहां से अपन आगे की क्वेश्चंस की बात करें तो प्रस्तावना से संबंधित अगर आप जनरल बात करो ना, वैसे कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना ली कहां से गई है, तो आप कहोगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है दोस्तों, ये भाषा कहां से अपनाई है? ऑस्ट्रेलिया। भाषा कहां से अपनाई गई है? ऑस्ट्रेलिया। और अगर आपको पूछ लिया जाए भारतीय संविधान के अंदर जो न्याय है, आपने जो 3 प्रकार के न्याय पढ़े, बोला न्याय कहां से लिया गया है? बोला न्याय रूस से लिया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर जो समता है, स्वतंत्रता है और बंधुता है, ये जो लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं? ये फ्रांस से लिए गए हैं दोस्तों। कहां से लिए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। तो यहां से देखो आपको याद ये किए हैं, यही रखना है कि मेन प्रस्तावना पूछ लिया है कहां से? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा, बोला ऑस्ट्रेलिया से। बोला प्रस्तावना में न्याय, बोला रूस से। और बोला इनके अलावा अगर कुछ भी पूछ लिया जाए तो फ्रांस को याद रखो, चाहे वो समता हो, चाहे स्वतंत्रता हो, चाहे बंधुत्व हो, चाहे गणतंत्र शब्द हो, किसी की भी चर्चा आ जाए तो क्या याद रखोगे? फ्रांस याद रखोगे। इस प्रकार अगर आपको कोई ऐसा कहे कि प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर कितने देशों का प्रभाव रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर
कितने देशों का प्रभाव रहा है? तो इससे बता दो साफ साफ, 4 देशों का प्रभाव रहा है। 4 देशों का। न्याय वैसे इजी रूप में याद कर सकते हो। न्याय हमारा देश भी बोल सका कि टाबर रूस जाए ना कहीं बजाए, कोई भी रूस जाए, टाबर मान लो कोई भी रूस जाए, गाँव में फूको रूस जाए तो भी क्या हो जाए? बोला न्याय हो जाए। हाँ, तो यहाँ से ये परमानेंट आपको याद हो जाएगा। अब इससे आगे अपन बात करें तो प्रस्तावना के अंदर देखो सुप्रीम कोर्ट के 2 मामले भी आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 मामले भी प्रस्तावना से जुड़े हुए हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट के मामले कौन से हैं? एक तो देखो आता है बेरूबारी विवाद। ये बेरूबारी विवाद 1960 का मामला जुड़ा हुआ है। और एक मामला कौन सा जुड़ा हुआ है? केशवानंद बनाम केरलवाद। केशवानंद बनाम केरलवाद 1973 का मामला भी जुड़ा हुआ है। इन दोनों ही मामलों में अगर बात करें तो ये जो आपका बेरूबारी विवाद 1960 है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया ना, वो निर्णय क्या दिया है? इन्होंने निर्णय दिया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो जो संसद है, वो संसद इसमें संशोधन भी नहीं कर सकती। संशोधन भी नहीं कर सकती है, ऐसा यहां आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को पलटते हुए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने ही निर्णय को पलटा गया और अपने ही निर्णय को पलटते हुए केशवानंद बनाम केरलवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद इसमें संशोधन भी कर सकती है, और संसद इसमें संशोधन भी कर सकती है। यहां से यह बात कह दी गई है इसी मामले में। और एक ऐसा और कहा कि संसद संशोधन तो कर सकती है लेकिन इसके मूल ढांचे में नहीं कर सकती। मतलब मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। देखो, मूल ढांचे की अगर वास्तविकता की बात करें ना, तो भारतीय संविधान के अंदर मूल ढांचा परिभाषित ही नहीं किया गया है कि प्रस्तावना का मूल ढांचा होगा क्या। सामान्यतः आप ये मान लेते हो कि संविधान का जो मूल स्ट्रक्चर है, जो संविधान को निर्मित किया, वो मूल स्ट्रक्चर था, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, आगे शब्दों को ऐड किया जाएगा। बाकी वैसे संविधान के अंदर मूल ढांचा क्या है, इस चीज को परिभाषित ही नहीं किया गया, मूल ढांचा क्या होगा। और जब 73 के अंदर ये फैसला दिया और इसी के बाद में जस्ट 1976 के अंदर ही 3 नए शब्द जोड़ दिए गए, वो हमने पीछे देखे हैं अभी। अब देखो, यहां से ये भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और ये निर्णय भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को पलटा है। जब ऐसे कई फैसले सुप्रीम कोर्ट दोबारा लेती है ना अपने ही निर्णयों के ऊपर, अपने ही द्वारा सुनाए गए फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जब दोबारा से निर्णय लेता है, इस बात का संविधान के अंदर उल्लेख है, संविधान के अनुच्छेद 137 में, सुप्रीम कोर्ट वाले पार्ट 137 में, जिसमें आता है न्यायिक पुनरावलोकन। और न्यायिक 137 में जो न्यायिक पुनरावलोकन है, उसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब अपने ही द्वारा सुनाए गए पूर्ववर्ती फैसले के ऊपर जब वापस निर्णय लेता है, उसको चेंज कर रहा है, तो वो न्याय का पुनरावलोकन है। एक न्यायिक पुनरावलोकन आप अनुच्छेद 13 के अंदर भी पढ़ते हो। अनुच्छेद 13 के अंदर, अनुच्छेद 13 वाला न्यायिक पुनरावलोकन क्या है कि जब आपके मौलिक अधिकारों का शोषण हो रहा है सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून से, तो आप कोर्ट के अंदर रिट लगा सकते हो। अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में, अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में। और जब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी प्रकार की रिट लगाओगे, तो वहां से सुप्रीम कोर्ट उस न्याय का पुनः अवलोकन करेगा जो न्याय देश की विधायिका के द्वारा निर्मित करके नागरिकों के ऊपर थोपा गया था, उसकी वो पुनः जांच करेगा। वो न्यायिक पुनरावलोकन आता है अनुच्छेद 13 में। तो यहां से देखो आगे अगले क्वेश्चंस की ओर चर्चा करें।
अगला क्वेश्चन साहब का कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है। अब हमने लगभग पूरी प्रस्तावना के निचोड़ को पढ़ा है और यहाँ कहा है कि प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है। देखो यहाँ कहा है कि पंथ निरपेक्षता, बोला विशेषता है। फिर राजनीतिक न्याय, बोला राजनीतिक न्याय भी है। बोला प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, बोला है। बोला संविधान की प्रस्तावना के अंदर संघीय शासन की कोई उल्लेख नहीं किया गया। संघीय शासन का किसी प्रकार से कोई उल्लेख नहीं है प्रस्तावना के अंदर। तो यहां से इसका जवाब क्या हो जाएगा, संघीय शासन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लो अपना अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका में किस भारतीय मास का उल्लेख किया गया है। भाई हिंदी महीने के अकॉर्डिंग कौन से मंथ का उल्लेख हुआ है। देखो भारतीय मास का उल्लेख हुआ है। देखो आपका भारतीय जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हुआ था, बनकर तैयार हो गया था। इसी चीज को कहते हैं कि भारत का संविधान को आत्मा अर्पित किया, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया और भारतीय संविधान को अधिनियमित किया। संविधान के अंतिम पंक्तियों के अंदर इन तीनों शब्दों का उल्लेख है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को आत्मा अर्पित, अधिनियमित और अंगीकृत किया जाता है। और वही ये जो आपकी डेट थी अंग्रेजी कैलेंडर की, इसको हिंदी मास के अनुसार क्या लिखा हुआ है कि मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत 2006। जो हिंदी कैलेंडर है इसमें मार्गशीर्ष की जो तिथि लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत 2006 को भारतीय संविधान को अंतिम रूप से आत्मा अर्पित, अधिनियमित और अंगीकृत किया जाता है। तो यहां से भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंकित एकमात्र तिथि है। ये पूरी प्रस्तावना पढ़ोगे तो उसमें एकमात्र अगर कोई डेट है तो वो डेट कौन सी है, 26 नवंबर 1949 है। 26 नवंबर 1949 एकमात्र ऐसी डेट है, 26 नवंबर 1949। यहां से अगले क्वेश्चंस की ओर बात करें। यहां से अपना अगला क्वेश्चन अनुसूचियों का क्वेश्चन आ गया है। और अनुसूचियों का देखो अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में जो राज्यपाल है वो राज्यपाल द्वारा मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। भाई राज्यपाल जो है वो राज्यपाल पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाता है मंत्री और मुख्यमंत्री को। ऐसी ही शपथ केंद्र के अंदर राष्ट्रपति लोकसभा में मंत्री और प्रधानमंत्रियों को दिलवाता है। तो जो केंद्र में दिलवाता है उसका उल्लेख तो संविधान के 75-4 में है। 75-4 में किया गया है कि इनको 2 प्रकार की शपथ दिलवाई जाती है, पद और गोपनीयता के। और जो ये राज्य की बात कर रहा है तो यहां देखो संविधान का अनुच्छेद 164 के अंदर 3 है। 164(3) के अंदर आपका राज्यपाल मंत्रियों को पद व गोपनीयता 2 प्रकार की शपथ दिलवाता है। पद व गोपनीयता 2 प्रकार की शपथ दिलवाता है। एक तो किस पद पर उसको मंत्री बनाया जा रहा है, किस विभाग का, वो पद की शपथ हो गई। एक है कि वो मंत्री अपने मंत्रिमंडल की जो मुख्य बातें हैं वो अपने मंत्रिमंडल तक ही गोपनीय रखेगा, इस प्रकार उसको गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। तो ये बात ये कर रहा है कि यह शपथ दिलवाने का जो उल्लेख है वो संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है। अनुसूची की यहां से बात कर रहा है। तो देखो यहां से संविधान की पहली अनुसूची, इस पहली अनुसूची के अंदर तो 28+8 का उल्लेख है।
28+8 का मतलब पहली अनुसूची के अंदर राज्य और संघ शासित प्रदेशों की व्याख्या की गई है। संविधान की पहली अनुसूची, इसमें राज्य और संघ शासित प्रदेशों की व्याख्या हुई है। यहां से संविधान की दूसरी अनुसूची की बात करें तो जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं इनके वेतन का उल्लेख है, इनके वेतन भत्तों का उल्लेख है। जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हुए हैं उनके वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में है। अनुसूची जो नंबर 4 है, चौथी अनुसूची, इस चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची के अंदर बच्चों जो राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। भाई हर राज्य से राज्यसभा में सीटें हैं। जैसा कि मैं कहूं राजस्थान से राज्यसभा के अंदर 10 सीटें हैं, तो इन 10 सीटें हैं, यही सीटों का बंटवारा है, वर्गीकरण है। तो राज्यों से राज्यसभा में जो सीटों का प्रतिनिधित्व है, इस बात का जिक्र अनुसूची 4 में किया गया है। अब यहां से आपकी तीसरी अनुसूची बची है, तो इस तीसरी अनुसूची के अंदर किस बात का उल्लेख आता है? सभी संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख आता है। तीसरी अनुसूची के अंदर सभी संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है, तो यहां से तीसरी अनुसूची हो। अगर यहां से और बहुत अच्छा क्वेश्चन देखें तो संविधान के अंदर 3 ऐसे पद हैं, 3 ऐसे पद हैं जिनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। मतलब 3 ही अनुसूची और 3 ही पदों का उल्लेख नहीं है। 3 ऐसे पद हैं, तो देखो पद कौन कौन सा है? देश का राष्ट्रपति, देश का उपराष्ट्रपति, और प्रत्येक राज्य से राज्यपाल। प्रत्येक राज्य से इन्हीं 3 पदों का उल्लेख, 3 पदों की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है, क्योंकि इनकी शपथ के लिए संविधान में अलग से अनुच्छेद बनाए हुए हैं। देखो अनुच्छेद 60 है, अनुच्छेद 60 है, अनुच्छेद 69 और अनुच्छेद 159। ये 3 अनुच्छेद हैं। इन तीनों अनुच्छेदों के अंदर इनकी शपथ है। बोला 60 में राष्ट्रपति, 69 में उपराष्ट्रपति, 159 के अंदर राज्यपाल की शपथ है। इन तीनों को याद ऐसा कर सकते हो, बोला 60 में 9 जोड़ दिया, अपने आप ही 69 आ गया। बोला 60 में 100 जोड़ दिया, फिर 1 को माइनस कर दिया, तुरंत आपके सामने तीनों डिजिट अपने आप परमानेंट याद हो जाएंगे। बोला 60 में 9 जोड़ दिया, फिर आपने 60 में 100 जोड़ के 1 माइनस कर दिया, तो 9 जोड़ा तो 69 आ गया अपने आप ही, और 100 जोड़ के 1 माइनस किया, बोला 159 आ गया। तो इस प्रकार से इस तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ का उल्लेख था। अब यहां से अगली क्लास की ओर बात करें, अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं। देखो यही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने बात की है। इसी पिछले क्वेश्चन में हमने बात की कि राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन से संबंधित संविधान की अनुसूची कौन सी है। अभी हमने बात की थी कि चौथी अनुसूची के अंदर राज्य और जो केंद्र शासित मतलब संघ शासित प्रदेश है, इन संघ शासित प्रदेशों से सीटों का जो आवंटन है राज्यसभा में, उसका उल्लेख है कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में। यहां से तीसरी अनुसूची के अंदर अभी आपने किसका उल्लेख किया है बच्चों? अभी आपने शपथ का जिक्र किया कि संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ है। अनुसूची जो 5वीं है, इस 5वीं अनुसूची के अंदर आपने क्या देखा कि कुछ जो अनुसूचित क्षेत्र है, कुछ अनुसूचित क्षेत्र है भारत में, उस अनुसूचित क्षेत्र के ऊपर सरकार का जो अलग से जो नियंत्रण है, प्रशासनिक जो नियंत्रण है, उस अलग से प्रशासन में नियंत्रण का उल्लेख है 5वीं अनुसूची में। और जो 6वीं अनुसूची है, इस 6वीं अनुसूची के अंदर पर्टिकुलर 4 राज्यों के बारे में प्रशासन का उल्लेख कर रखा है। पर्टिकुलर 4 राज्य, और वो 4 राज्य देखो कौन कौन से हैं। एक तो यहां से कौन सा है? असम। एक कौन सा है? मिजोरम। एक कौन सा है यहां से? मेघालय। और एक कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा। ये 4 राज्यों के बारे में विशेष पर्टिकुलर यहां पर्सनली रूप से 4 राज्यों की ही बात है 6वीं अनुसूची में, इनके प्रशासन की बात की गई है।
और देखो यहां से आपको याद रखना है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। और देखो यहां से मेघालय भी है, मिजोरम भी है, एम से एक, एम से मणिपुर भी कई बार बीच में आ जाता है, तो मणिपुर को उल्टा याद कर लो कि मणिपुर तो नहीं है। वैसे याद कर लो, इसका उल्टा याद कर लो कि मणिपुर तो 6वीं अनुसूची के अंदर है, शामिल नहीं है, तो ये नहीं है, तो फिर ये दोनों आपके बच जाएंगे अपने यहाँ पे, मेघालय और मिजोरम। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। ये लो अगला आपका क्वेश्चन है, और अगला यहां से क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत की राजभाषाओं का उल्लेख है। भारत की राजभाषाओं का, देखो भाषाओं की बात की गई है कि कौन सी अनुसूची में है। अभी देखो हमने 6वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं, 9वीं में अनुसूची की बात करूं तो 9वीं अनुसूची के अंदर भूमि अधिग्रहण संबंधी, भूमि अधिग्रहण संबंधी 284 नियमों का उल्लेख किया गया है। भूमि अधिग्रहण संबंधी 284 नियमों का उल्लेख किया गया है। आपका जो मूल संविधान था, इस मूल संविधान के अंदर तो केवल कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में तो केवल 8 ही अनुसूची थी। ये जो 9वीं अनुसूची जोड़ी है ना, ये 9वीं अनुसूची तो आपका पहला संशोधन हुआ था। 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है, ये 9वीं अनुसूची संविधान का पहला संशोधन हुआ, और संविधान का पहला जो संशोधन है, ये पहला संशोधन हुआ था 1951 में, और पहले संशोधन 1951 के तहत संविधान के अंदर एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं, और इसमें भूमि अधिग्रहण संबंधी नियम जो वर्तमान में टोटल 284 है। देखो एक अगर बात यहां देखे ना, तो पहला संशोधन 1951 में कहा, और भारत के अंदर आम चुनाव 1952 में हुए हैं। और अगर आज कोई संशोधन करे तो वो संसद करती है, भाई संसद के दोनों सदनों के अंदर बहुमत पारित होगा, और दोनों सदनों में बहुमत पारित होगा, फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलेगी, तब जाके वहां से संशोधन होगा। लेकिन यहाँ तो पहला संशोधन 1951 में हो गया, और भारत के अंदर संसद तो 1952 में बनी थी, 1952 से पहले संशोधन नहीं हुआ। तो ये पहला जो संशोधन है, यहाँ पे देखो, यहाँ जो पहला संशोधन है ना, ये पहला संशोधन इस समय देश की एक अंतरिम संसद थी, देश की अंतरिम संसद, अंतरिम संसद, और इसी अंतरिम संसद के द्वारा देश में पहला संशोधन किया गया। यहां से अगला क्वेश्चन जो है, तो अगले ऑप्शन है, राजभाषाओं की बात थी। देखो 7वीं अनुसूची है, और 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची। देखो राजभाषाओं की मैं बात करूं तो राजभाषाओं का उल्लेख यहाँ देखो 8वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची के अंदर आपकी राजभाषाओं का उल्लेख है। इन पे दुका थोड़ा सा मैं अलग से आपको और नए पेज पे थोड़ा सा बताता हूं। आपकी जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं जो अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में बात करें कि मूल संविधान में, 8वीं अनुसूची के मूल संविधान के अंदर केवल यहां 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 8वीं अनुसूची के अंदर 14 भाषाएं थी। और वर्तमान के अंदर अगर बात करें यहां से कि वर्तमान 8वीं अनुसूची में बच्चों भाषा हो चुकी है 22 भाषाएं हो चुकी हैं। अब ये 22 भाषाएं जो बढ़ी है ना यहाँ, वो एक तो देखो यहाँ बढ़ी है कि संविधान का 21वां संशोधन हुआ। संविधान का कौन सा संशोधन हुआ? 21वां संशोधन। और संविधान का 21वां जो संशोधन हुआ, 21वां संशोधन हुआ था 1967 में, और इसके तहत जो भाषा जोड़ी गई 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा, एक नई भाषा जोड़ दी 8वीं अनुसूची में। फिर यहाँ एक और जो संशोधन हुआ, वो यहां से संशोधन होता है 71वां, 71वां संशोधन हुआ 1992। 71वां संशोधन जो 1992 के अंदर हुआ, और यहां से भी 3 नई भाषा जोड़ दी। और इन 3 नई भाषाओं को याद करने के लिए आप एक शब्द याद कर सकते हो, नमक। और यहां से हो जाएगी आपकी नेपाली, यहां से आपकी हो जाएगी मणिपुरी,
और यहां से आपकी हो जाएगी क्या, कोंकणी। तो जो आपका 71वां संशोधन 1992 है, ये 1992 है, 1992 है, इससे 3 भाषाएं नई जुड़ी है, और ये 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये इस प्रकार 3 भाषा जुड़ी। फिर एक और इसमें संशोधन हुआ बच्चों, वो हुआ है 92वां संशोधन, और ये 92वां संशोधन जो है ये 2003 में हुआ, और 92वां संशोधन 2003 में हुआ, और इसके अनुसार भी 4 नई भाषाएं और जोड़ दी। यहां जो 4 नई भाषा जोड़ी, वो 4 भाषा देखो नई कौन कौन सी जोड़ी है, बोला एक तो जोड़ी है कौन सी, बोडो, एक जोड़ी है डोगरी, एक जोड़ी है मैथिली, और एक भाषा जोड़ी है यहां से संथाली। ये 4 भाषा जोड़ी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इन चारों को आप याद करने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हो कि कोई बुढ़ी डोगरी वह, वह बुढ़ी डोगरी मेथी खाए, और मेथी क्या में गाल खाए, थाली में गाल खाए, मतलब ये आपका कर्म हो जाएगा। तो ये चारों भाषा 92वें संशोधन से जुड़ी है 2003 में, तो इनको कर्म से याद कर सकते हो भाई, बुढ़ी डोगरी और थाली का मायन घाल काई खा रही है, मेथी खा रही है, ठीक है ना, मेथी खा रही है थाली में घाल, और यहां से ये नमक से याद किया। तो इस प्रकार ये 8वीं अनुसूची आपने यहां देखी। इसके बाद में यहीं पे एक 7वीं अनुसूची का जिक्र भी आपके पास था। 7वीं अनुसूची, देखो जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची के अंदर क्या बताया गया है, शक्ति विभाजन। 7वीं अनुसूची के अंदर जो बताया गया है वो शक्ति का विभाजन किया गया है दोस्तों, शक्ति विभाजन बताया गया है 7वीं अनुसूची में। और शक्ति विभाजन क्या है, शक्ति विभाजन यहां केंद्र व राज्य सरकार में किया गया है। केंद्र व राज्य सरकार के अंदर शक्ति विभाजन हुआ, और ये केंद्र व राज्य सरकार के अंदर जो शक्ति का विभाजन हुआ वो कितनी सूचियों के आधार पर हो गया है, 3 सूचियों के आधार पर। 3 सूचियों के आधार पर इनमें शक्ति का विभाजन हुआ है। और ये 3 सूचियों के आधार पर देखो शक्ति का विभाजन क्या है कि कुछ विषय आपके संघ सूची के अंदर डाल दिए गए, संघ सूची, कुछ विषय आपके राज्य सूची में डाल दिए गए हैं, और कुछ विषय आपके समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं, समवर्ती सूची में डाल दिए गए। इस प्रकार से 3 सूचियों का वर्गीकरण किया। और ये जो 3 सूचियों का देखो भारतीय संविधान में जो वर्गीकरण हुआ है ना, ये संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार हुआ है। संविधान का आपका अनुच्छेद है 246। इस अनुच्छेद 246 के अंदर 3 सूचियां बांटी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बोला संघ सूची के ऊपर कानून निर्माण का अधिकार किसका होगा, केंद्र सरकार का। राज्य सूची के ऊपर बोला किसका होगा, राज्य सूची। और बोला समवर्ती के ऊपर किसका होगा, बोला यहाँ केंद्र प्लस राज्य दोनों का होगा। लेकिन बोला अंतिम मान्य किसका होगा, बोला अंतिम फिर भी मान्य किसका होगा, अंतिम यहां से केंद्र का ही मान्य होगा। और बोला अगर ऐसा कोई विषय हो जो इन तीनों ही सूचियों में शामिल नहीं है, ऐसा भी कोई विषय अगर आ जाए सामने तो तीनों ही सूचियों में शामिल नहीं है, ऐसा भी एक अलग से विषय बना दिया गया है। और वो विषय कौन सा है, वो सूची कौन सी है, वो अवशिष्ट सूची। और इस अवशिष्ट सूची का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 248 के अंदर है। संविधान के अनुच्छेद 248 के अंदर अवशिष्ट सूची का उल्लेख किया गया है भाई, अवशिष्ट सूची 248 के अंदर, ठीक है। अब यहां से अपन बात करें कि संघ सूची पे केंद्र सरकार, राज्य पर राज्य सरकार, समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों, अंतिम मान्य किसका, केंद्र सरकार। देखो यहां से एक प्रावधान क्या किया गया है, राज्य सूची में 2 प्रावधान है, एक तो अनुच्छेद 249, एक अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 249 में क्या कहा
कि अगर कोई राज्य सूची का विषय है, ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 249 की मैं बात कर रहा हूं, कि अगर कोई राज्य सूची का विषय है और उस राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा रहा है और उसके बाद में ही उसके ऊपर संसद कानून बना सकती है। तो यहां से क्वेश्चन यह है कि किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का अगर घोषित कर सकती है तो वो देश की राज्यसभा कर सकती है। कौन कर सकती है? देश की राज्यसभा। और ये कर सकती है 249 के अनुसार, और उसके बाद में ही उसके ऊपर संसद कानून बना सकती है। और अनुच्छेद 250 में क्या है कि किसी राज्य में आपातकाल के समय, किसी राज्य में आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय के ऊपर भी अनुच्छेद 250 के अनुसार यहाँ केंद्र सरकार क्या बना सकेगी? कानून बना सकेगी। यहाँ केंद्र सरकार कानून बना सकेगी आपातकाल की स्थिति के अंदर 250 के अनुसार। तो इस प्रकार देखो, भारतीय संविधान की विशेषता की बात करें ना, तो भारतीय संविधान की विशेषता आपको मिलती है, भारतीय संविधान क्या है? संघात्मक है। भाई ये सूची शक्ति का विभाजन किया, इसका मतलब क्या है? संघात्मक ही है। केंद्र और राज्य दोनों अलग अलग कानून बना सकती है, अलग अलग दोनों कानून बना सकती है। लेकिन यहां से देखिए, यहां पर भी अंतिम केंद्र आ रहा है, यहां भी स्थिति ऐसी बन जाती है कि अंतिम केंद्र आ जाता है, और यहां पर भी मान्य अंतिम केंद्र का है, और यहां अवशिष्ट सूची के ऊपर भी बात करें तो केंद्र का है। इसलिए कभी कभी भारतीय संविधान के अंदर आप संघात्मक के साथ आपको पढ़ने को यह मिलेगा कि भारतीय संविधान की विशेषता एकात्मक भी है, एकात्मक भी भारतीय संविधान की विशेषता है। वैसे भारतीय संविधान की न्यायपालिका तो वैसे ही एक ही करता है। भाई संविधान भारतीय सरकार में अगर अंगों की बात करें, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका तो भारत के अंदर संघात्मक है, जबकि भारतीय संविधान की न्यायपालिका है वो एकीकृत है। तो इस प्रकार से संविधान की विशेषता संघात्मक और एकात्मक दोनों है। यहाँ से तो ये आपकी क्या थी? यहाँ से 7वीं अनुसूची की बात थी। अगले क्वेश्चंस की ओर बात करें, ये आपका अगला क्वेश्चन है। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख है? दल बदल की बात कर रहा है। तो देखो, यहां से तो आपने वैसे 7वीं अनुसूची पढ़ ली, शक्ति विभाजन, 8वीं 22 भाषाओं का उल्लेख, प्रथम राज्यपालक संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख। यहां से तो वैसे ही आपके सामने ऑप्शन एक ही बचा हुआ है, 10वीं अनुसूची। तो यहां से 10वीं अनुसूची के अंदर किस बात का उल्लेख है? दल बदल। अब देखो दोस्तों, जो 10वीं अनुसूची है ना, इस 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है, वो 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संशोधन 1985 के अनुसार जोड़ा है। और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी की सरकार के अंदर ये आपका 52वां संशोधन 1985 के अंदर, 52वां संशोधन 1985 के अनुसार 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जो दल बदल है। और इसी दल बदल के अंदर एक संशोधन देखो और भी आता है, 91वां संशोधन, बहुत बार पढ़ा भी होगा, 2003। ये 91वां संशोधन 2003 है। इसमें देखो क्या किया है, इसमें यह जोड़ा गया है कि भारत के अंदर जो व्यवस्थापिका, चाहे वो राज्य की व्यवस्थापिका विधानमंडल हो, केंद्र की व्यवस्थापिका संसद हो, जो भारत में व्यवस्थापिका होगी और व्यवस्थापिका का जो निम्न सदन होगा, मीन्स में अगर लोकसभा की बात करूं, राज्य में विधानसभा की बात करूं, तो वहां मंत्री परिषद की संरचना को फिक्स किया गया है। मंत्री परिषद की संरचना कि लोकसभा में जितनी सदस्य संख्या है उसका 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। और अगर राज्य विधानसभा की बात करें तो राज्य विधानसभा के अंदर भी जितनी सदस्य संख्या है उसके 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। इस बात को यहाँ 91वां संशोधन 2003 के अनुसार यहाँ संशोधित किया गया है। और वैसे संशोधित करके अगर बात करें ना संविधान के अनुच्छेद की, तो यहाँ संविधान का अनुच्छेद जो 164 जो अनुच्छेद 164 है, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति की बात करता है राज्यपाल।
कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा राज्यपाल, और मुख्यमंत्री के कहने के ऊपर वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इसी 164 के अंदर, इसी 91वें संशोधन 2003 के अनुसार इसमें एक तो ए पोर्शन बनाया गया था, एक इसमें बच्चों बी पोर्शन बनाया। अनुच्छेद 164 के अंदर एक में भी ए और बी, और 164 एक के अंदर जो ए बनाया गया है, इस एक के अंदर ये कहा गया है कि मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। जैसा कि राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं, तो 200 का 15% है, और यहां से हो जाएगा कितना, अधिकतम है 30। तो राजस्थान विधानसभा में अगर मंत्री बनते हैं तो 30 बनेंगे, और इसी 15% के अंदर ही आपका राज्य में मुख्यमंत्री और केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री शामिल हो जाएगा, क्योंकि 200 के अंदर ही तो अपना मुख्यमंत्री आता है, इसलिए 15% के अंदर शामिल हो जाता है कौन, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। 164 एक में जो बी जोड़ा गया है, इसमें जोड़ा क्या गया है, इसमें बताया गया है कि दल बदल के तहत किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाना। दल बदल से संबंधित अगर कोई सदस्य है तो उसको अयोग्य घोषित करना। और ध्यान रखना, अगर लोक संसद सदस्यों की या विधानमंडल सदस्यों की अयोग्यता की अगर जहां बात आए, तो अयोग्यता के कारण अगर किसी सदस्य को गलत ठहराया जाता है, दल बदल से तहत अयोग्य घोषित किया जाएगा, वो सदन का सभापति करेगा। बाकी भारत का निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन दल बदल ऐसा मैटर है, तो दल बदल के साथ अयोग्य घोषित सदन का सभापति कर सकता है। ये बात में ध्यान रखोगे। तो यहां से ये जोड़ा गया है। और अगर केंद्र की तरफ जाओगे ना, तो केंद्र के अंदर यही 75 एक के अंदर ए और बी हो जाएगा, सेंटर 75 75, ये केंद्र के अंदर भी आपका 75 एक के अंदर ए और बी, यही बातों का ऐड किया गया है। तो यहां से 91वां संशोधन 2003, इससे भी यहां दल बदल का आपका संबंध रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर चले। तो चलो, आपके ये कंप्लीट यहां से क्वेश्चन है। इनके अलावा देखो, अपनी एक तो 11वीं अनुसूची बची है, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची के अंदर बात करूं मैं, तो 73वां संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई 11वीं अनुसूची। और इस 11वीं अनुसूची के अंदर देखो, टोटल जो विषय जोड़े गए हैं ना बच्चों, वो 29। और इसमें जोड़ा क्या गया है, इसमें पंचायती राज, इसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है। और ये 11वीं अनुसूची के अंदर विषय 29। फिर 12वीं अनुसूची की बात करें, जहां नगरीय शासन का विषय जोड़ा गया, और नगरीय शासन से संबंधित टोटल 18 विषय जोड़े गए। और यहाँ ये जो हुआ है संशोधन, 74वां संशोधन, ये 1993 के अनुसार हुआ है। और ये दोनों ही संशोधन बच्चों जो हुए हैं, ये देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय हुए थे। पीवी नरसिम्हा राव के समय, जिसकी सरकार 1991 से लेके 1996 तक थी भारत में, उन्हीं के समय यह संशोधन हुआ है। और इसी समय देश का अगर कोई वित्त मंत्री था, देश का अगर कोई इस समय वित्त मंत्री था ना, तो वो वित्त मंत्री भारत का महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसी समय देश आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था 1992-93 के अंदर। ये वो घड़ी थी देश के लिए कि देश के अंदर अनुच्छेद 360 की नौबत आ गई थी, और उससे निपटने के लिए जिस आदमी ने यहाँ टेबलेट का काम किया, इलाज का काम किया, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, भारत के यहाँ वित्त मंत्री थे। तो ये दोस्तों आपके यहाँ 2 चैप्टर कंप्लीट हैं, जिसमें प्रस्तावना और आपकी अनुसूचियां हैं। अगली क्लास के अंदर फिर एमसीक्यू बेस में ही आपका अगला पार्ट संविधान का लेकर आएंगे। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं कहता हूं कि इस क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिनको फायदा मिल सके सभी स्टूडेंट्स को। और अभी जो सामने टीचर्स की एग्जाम है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये आपके क्लास रहने वाली है। तो यहाँ हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं, वो हर क्वेश्चन टीचर्स के एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं।
अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। यहाँ से जो भी हमने क्वेश्चंस किया है, सभी क्वेश्चंस हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चन से किए हैं। तो इनको, चैनल को एक तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने का प्रयास करो और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।